हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे दंड न्यायालयों के बारे में और दंड न्यायालयों का गठन किस प्रकार किया जाता है। ये पूरी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। और यह वीडियो जो है वो CRPC का अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा यह वीडियो। तो सबसे पहले धारा आती है दंड न्यायालयों का वर्ग कि कौन कौन से प्रकार के वर्ग दंड न्यायालय में होते हैं। तो यदि इनकी बात करें तो सबसे पहले आता है सेशन न्यायालय, फिर आता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके बाद आता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर आते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों अगर इनकी सबकी बात करें तो ये जितने भी वर्ग के मजिस्ट्रेट हैं ये दंड न्यायालयों में सबसे पहले आते हैं। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हर राज्य में जो हाई कोर्ट्स होती हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में लोकेटेड है। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में ये सब न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसमें महानगर मजिस्ट्रेट भी आते हैं, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसे हम लोग जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम DM भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अलावा SDM होते हैं जिसे हम लोग उपखंड मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होते हैं जो है स्पेशल जो मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है धारा 6 हमें जो है बताती है कि किस प्रकार से दंड न्यायालयों का वर्ग होता है और किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। अब दोस्तों बात आती है सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 से पहले हम लोग सेक्शन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 8 में जो है दोस्तों महानगर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो महानगर क्षेत्र जो है CRPC के अंतर्गत वह क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार जो है महानगर क्षेत्र घोषित करती है और जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्षेत्र जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है महानगर क्षेत्र कहलाता है। यह बात धारा 8 में कही गई है। अब धारा 9 की बात करें तो धारा 9 जो है वो सेशन न्यायालय के बारे में बताती है। सेशन न्यायालय कौन कौन से होते हैं। तो राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करती है। सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है जिसे सेशन न्यायाधीश कहते हैं। इसकी नियुक्ति जो है वो जिसकी जो नियुक्ति होती है सेशन न्यायालय की जज की, वह नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय अपर एवं सहायक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दोस्तों यह सबसे पहले हम लोग सेशन कोर्ट की बात करते हैं जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं। तो सेशन कोर्ट वह होता है जिसे राज्य सरकार जो है वो स्थापित करती है। सेशन न्यायालय जो है वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है। सेशन न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। और सेशन न्यायाधीश के जो मदद के लिए जो है कुछ अलग से न्यायाधीश होते हैं जिसे हम अपर न्यायाधीश भी कहते हैं या सहायक सेशन न्यायाधीश भी कहते हैं। तो इनकी भी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अब हम सेक्शन नंबर 11 की बात करें तो सेक्शन नंबर 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के बारे में बताती है, जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस प्रकार से काम करते हैं। तो प्रत्येक राज्य सरकार जो है जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करती है। उच्च न्यायालय के परामर्श या अधिसूचना द्वारा होता है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। अब दोस्तों अगर हम लोग मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात करें तो राज्य सरकार अपने ज़िले में जो है मजिस्ट्रेट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय बनाती है और जिसकी भी अधिसूचना जो है प्रकाशित की जाती है। अगर साथ ही बात करें तो विशेष कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग डाइवोर्स की बात करें या मैरिज की बात करें तो ये सब डिस्प्यूट्स के लिए विशेष न्यायालय होते हैं। किशोर न्यायालय की बात करें तो इस प्रकार के न्यायालय भी जो हैं वो विशेष न्यायालय के रूप में काम करते हैं। पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग न्यायाधीश की बात करें तो जो भी न्यायाधीश होंगे, चाहे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायाधीश हो या फिर जो है सेशन कोर्ट के न्यायाधीश हो, उन सबकी नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालय ही करता है। उच्च न्यायालय सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को प्रथम वर्ग या तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति भी दे सकते हैं। तो जो सिविल जज होते हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो प्रथम वर्ग न्यायाधीश और सेकेंड वर्ग न्यायाधीश को ही प्रदान की जा सकती है। तो ये पूरी बात जो है सेक्शन नंबर 11 में कही गई है।
दोस्तों हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 12 के बारे में, जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर देता है। तो जो है बेसिकली जो है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसकी नियुक्ति भी जो उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, और उसकी जो शक्तियां हैं वो अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदारूढ़ किया जा सकता है। तो उपखंड मजिस्ट्रेट जो है उसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 13 की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 13 जो है वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है, और जो उसकी जो अनुरोध है वो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार करती है। नियुक्ति एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए होती है। जितने भी स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं किसी स्पेशल केस के लिए, तो वो जो कोर्ट्स हैं उनकी नियुक्ति जो है वो 1 साल के लिए ही की जा सकती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करें तो दोस्तों कार्यपालक मजिस्ट्रेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, और इसके अलावा जो है एक और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि सब सेक्शंस के अंदर होते हैं। तो 3 प्रकार के कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। और ये जैसे कि हमारा देश जो है राज्य में विभाजित है, राज्यों का संघ है। इसके अलावा राज्य जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो तहसील में डिवाइड है, ठीक है, कुछ खंड में डिवाइड्स हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम भी बटा हुआ है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले जितने उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती हैं। जैसे कि अगर हम लोग गाँव में देखें तो नगर परिषद और जो है ग्राम परिषद होती हैं, इसके अंदर भी मजिस्ट्रेट काम करते हैं। तो यहाँ पर ही ये जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है मजिस्ट्रेट की। किसी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। तो यदि हम लोग कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के रूप में भी वो काम करता है। तो कलेक्टर के पास 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक तो कलेक्टर की तो होती है, इसके अलावा जो है वो जिला मजिस्ट्रेट का भी काम देखता है। किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि इसको हम लोग एडीएम भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कलेक्टर के जस्ट नीचे जो है वो एडीएम के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले होते हैं डीएम, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, फिर होते हैं एडीएम, जिसको हम लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, और उसके बाद होती है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से ये पूरी बनी हुई है चैन। किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। महानगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब या कुछ शक्तियाँ दी जा सकती है। जैसे कि अगर हम हमारे इंदौर की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही इंदौर को जो है महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, और यहाँ पे पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो पुलिस आयुक्त को भी जो है ये मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है राज्य सरकार चाहे तो। अगर हम लोग धारा नंबर 21 की बात करें, सेक्शन नंबर 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। किसी विशिष्ट कार्य को पालन करने के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है। नियुक्ति उतने ही समय के लिए होगी जितना राज्य सरकार उचित समझे। तो जो है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो है इस प्रकार के स्पेशल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती हैं। काम खत्म होने के बाद जो है राज्य सरकार जो है उन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वापस भी ले सकती है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग लोक अभियोजक कहते हैं। लोक अभियोजक को हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। इस धारा में उच्च न्यायालय एवं जिलों में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति एवं अहर्ता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो है पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राज्य सरकार जो है प्रत्येक जिलों में और जो है जिलों के न्यायालयों में के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मुख्य काम जो है दोस्तों राज्य सरकार का पक्ष रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुख्य काम यही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति केंद्र व राज्य सरकार करेगी। तो उच्च न्यायालयों में भी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यूज का प्रयोग किया जा सकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, वही जो है इनकी नियुक्ति भी करते हैं। नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात होती है। केंद्र सरकार जिला तथा स्थानीय क्षेत्र के लिए भी लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो ये केंद्र सरकार भी जो है अपने पक्ष रखने के लिए राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है
पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, तो एक जिले के लिए एक लोक अभियोजक होता है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक से अधिक अपर लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर सकती है। तो जो है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी नियुक्ति एक से ज़्यादा जिलों के लिए की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे नामों का पैनल तैयार करेगा जहां पर अभियोजन अधिकारी का कडार हो, वहाँ उसी से नियुक्ति होगी। तो दोस्तों जिला जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक पैनल बनाते हैं, उन पैनल में से वकीलों के नाम के द्वारा चूज़ किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक राज्य जो सरकार जो है कडार भी बना सकती है, और यदि कडार है तो जो है उस कडार में से ही लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। तो इसके लिए पात्रता भी दी गई है कि अगर लोक अभियोजक बनना है तो कम से कम 7 वर्ष का अभियोक्ता के रूप में जो है कार्य किया होना चाहिए, और यदि विशेष लोक अभियोजक बनाना है तो उसके लिए 10 साल का अनुभव होना चाहिए। न्यायालय अभियोजन की सहायता हेतु पीड़ित को अभिव्यक्ता नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है। तो ये न्यायालय जो है बेसिकली जो भी पीड़ित होते हैं उसकी सहायता करने के लिए भी जो है पीपी को निर्धारित कर सकता है। तो सहायक लोक अभियोजक क्या होते हैं? जो सहायक लोक अभियोजक भी जो है मदद करते हैं सरकार की इनका पक्ष रखने में, और केंद्रीय सरकार राज्य सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक की भी नियुक्ति भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है। इसके अलावा जो है कोई पुलिस अधिकारी जो है इसमें पात्र नहीं है सहायक लोक अभियोजक बनने के लिए, और वह पुलिस अधिकारी जो है यदि कोई बनता भी है सहायक लोक अभियोजक तो वह वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया हो। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, धारा 25 का, जो कि अभियोजन निदेशालय के बारे में बताती है, जिसे हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं। राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय की स्थापना करती है, जिसमें एक अभियोजक निदेशक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, और अभियोजन उप निदेशक की भी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इस नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जाती है, और ऐसे व्यक्ति के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो नियुक्ति होगी वो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वह गृह विभाग के अंतर्गत काम करता है, और जो उप निदेशक जो होते हैं वो भी गृह जो है निदेशक के उसमें काम करते हैं। इस धारा के प्रयोजन में अभिव्यक्ता राज्य के जो महाअभिव्यक्ता होते हैं उसमें ये चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि राज्य का जो महाअभिव्यक्ता होता है वो संविधान के आर्टिकल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और वो उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। उच्च न्यायालय अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होता है। तो जितने भी ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उन सब की नियुक्ति और जो अभियोजन निदेशालय है ये सब की नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है। तो होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यह चीज़ चैप्टर के अंदर जो है 6 से लेके 25 धाराओं तक दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।